द ओनली टाइम यू फेल इज व्हेन यू फॉल डाउन एंड स्टे डाउन। इसका यही मतलब है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू फेलियर्स, उसके बाद अगर आप नीचे गिरते हुए हो ना लाइफ में, बट यू स्टे देयर एज अ फेलियर एंड कुछ आप एफर्ट नहीं कर रहे, दैट इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली फेल। अदरवाइज लाइफ की थ्योरी यही है कि कभी अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे, बट उन डाउन्स को एज एन इंस्पिरेशन लेकर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना इज एक्चुअली प्रोग्रेस, ठीक है। बट अगर आप वहीं पर रहते हो अपने डाउनफॉल के अंदर एंड कुछ एफर्ट नहीं कर रहे हो, दैट इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली फेल, राइट। सो इसी वजह से लाइफ में कुछ ना कुछ अगर नया करने को मिलता है तो कर लेना चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसी गलत या कोई गलत सिचुएशन में फंस जाओ या कहीं गिर जाओ, वहां पर रहकर ही जिंदगी आगे नहीं बढ़ानी है, एफर्ट करते रहना है। कॉन्टिन्यूस एफर्ट जो है वो आपका ग्रोथ है, चाहे छोटी मोटी ग्रोथ ही है, बट वही ग्रोथ जो है आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस भी देगी, राइट। तो आज की टॉप न्यूज क्या है कि 3.5 बिलियन ओल्ड क्रिएटर ऑन मार्स नेम्ड, एंड नेम किया गया है इसे केरला के जियोलॉजिस्ट के नाम पे, जियोलॉजी बेस्ड साइंटिस्ट के नाम पे। एंड एनजैक को भी वापस से रिकंसिडर करने की बात की जा रही है, जो नए सीजीआई ऑफ इंडिया बने हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आई है। एंड फाइनली इंडिया ने 7280 करोड़ रुपीस की स्कीम फॉर द रेयर अर्थ मैग्नेट्स यहाँ पर लॉन्च की है। क्या स्कीम कहती है उसको डिस्कस करेंगे। एंड आधार क्या एक्चुअली आपको राइट टू वोट देता है या नहीं, पूरी की पूरी स्टोरी क्या है उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं, क्या क्या चीजों के ऊपर यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के लिए या दिक्कतों को खत्म करने के लिए सरकार प्लान कर रही है, इवन जुडिशरी इज इन्वॉल्व इनटू इट। एंड इसके पीछे का रीजन क्या है, जो इंटेंसिव रिवीजन यहां पर की गई थी बिहार के अंदर, एंड बहुत सारे मुद्दे जब खड़े हुए एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को इंक्लूड किया जाना चाहिए कि आपको वोट देने का अधिकार होगा या नहीं, मतलब एज अ 12th डॉक्यूमेंट जब हम आधार को इंक्लूड करने की बात यहां पर कर रहे हैं, क्या उससे नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, क्या उसके बारे में भी चल रहा है। एंड फाइनल वर्डिक्ट अभी आया नहीं है, उसी के बेसिस पे थोड़ा बहुत जो मिडिल बीच में कहानी है, स्टोरी है, उसको डिस्कस करेंगे। तो अब उसके अलावा हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि UNCTAD ने स्पेसिफिकली गाजा की इकोनॉमी के ऊपर क्या बात कही है उसको डिस्कस करेंगे। एंड गोवा में भी टाइगर रिजर्व यहां पर बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, क्या वो डिटेल है, कैसे किस तरीके से टाइगर रिजर्व लेकर आने की बात की जा रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्पीच में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी वो डिस्कस करेंगे। एंड इजराइल ने नया मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है टू द अपर साइड ऑफ द वेस्ट बैंक, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इन द वेस्ट बैंक बट टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ द वेस्ट बैंक। एंड NBFC बोरोइंग्स टू रीच 750 बिलियन, ये सर्वे है, उसके अकॉर्डिंगली क्या कहा जाता है। एंड ऑनलाइन मनी गेम्स के ऊपर जो बैन लगाया गया है, सरकार ने उस पर अपनी क्या यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सप्लेनेशन दी है कि एक्चुअली में से बैन करने की बात ही क्यों की गई है। देन प्रायोरिटाइज ड्यूटीज टू द नेशंस, तो 26 नवंबर जो कि कल था कॉन्स्टिट्यूशन डे पे प्रधानमंत्री की जो स्पीच है उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन की। देन आर्बिट्ररी एक्शंस बाय चाइना, क्या आर्बिट एक्शन उन्होंने लिया है उसको डिस्कस करेंगे। और पैसिव यूथनेशिया के ऊपर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोर्ड बिठाया है, एंड क्या होता है पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया, क्या उसके पीछे की यहाँ पर कहानी है, थोड़ा बहुत उसे डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज 27 नवंबर 2025 के जो करंट अफेयर्स है फ्रॉम द हिंदू, उसी के ही रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड बाकी जो भी न्यूज है यहाँ पर उसे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी न्यूज क्या कहती है कि UNCTAD जो कि अब यूनाइटेड नेशंस का ही आप कह सकते हो एक सब्सिडरी ऑर्गन है, ऑर्गन भी कैसे कि ऑर्गन इज नॉट द करेक्ट वर्ड टू बी पुट इन, ठीक है, कि ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करता है। तो उनका यहाँ पर कहना है कि गाजा की इकोनॉमी 2024 के अंदर गिर चुकी थी, कोलैप्स हो चुकी थी टोटली। क्यों? क्योंकि दे आर सफरिंग फ्रॉम अनप्रेसिडेंटेड कोलैप्स एंड उनकी इकोनॉमी 83% गिरकर रह गई थी एंड 2024 के अंदर ही। एंड इसके बाद क्या होता है कि हर बार आप देखते हो कि वॉर शुरू हुई, इसके बाद पॉवर्टी गिरनी शुरू हुई, उनकी GDP गिरनी शुरू हुई, उनकी जो मेजर बिल्डिंग्स थी वो गिरनी शुरू हुई, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था क्योंकि वॉर आपकी मेजरली इजराइल के साथ शुरू हो गई। तो वही मेजर चीजों को उन्होंने बोला कि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गिरना शुरू हो चुका था एंड बाय द टाइम 2024 आया उनकी इकोनॉमी जो है वो खत्म हो गई। उसके बाद अगर हम 2005 के बेसिस पर उन्होंने डेटा को कोलैबोरेट किया यहाँ पर कि GDP पर कैपिटा जो है वो $161 ही, दैट इज अमंग्स द लोएस्ट वर्ल्ड वाइड, वो गिरकर रह गई, दैट इज 6.4%, जो कि इसके 2005 की टाइम पे हुआ करता था। 2005 के टाइम पे $161 का आपका जो पर कैपिटा इनकम अगर होता था, दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है। बट अब वो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि 2005 पे ही अगर आप देखो कि वो अभी 2025 के अंदर भी देखने को मिल रहा है एंड इवन 2024 के अकॉर्डिंगली अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो उनकी इकोनॉमी है देवर एट एन ऑल टाइम लो, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है 238% वहां पर हो गई एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो हो ही नहीं रही थी, लोग अनएम्प्लॉय हो रहे थे, 80% तक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो चुकी थी। 2.3 मिलियन
मिलियन पीपल जो है दे आर नाउ बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो अप्रैल 2025 तक 70% ऑफ द स्ट्रक्चर जो है गाजा के वो भी डैमेज हो गए थे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें फैक्ट्रीज, होम्स, हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल्स एंड की इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अकॉर्डिंगली वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट, ये सारी चीजें बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, जो कि मेजर इंडिकेटर होते हैं ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बट अगर आपकी वॉर शुरू हो गई है और ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो खराब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं ड्यूरिंग दैट काइंड ऑफ वॉर, तो आप देख सकते हो कि आपकी इकोनॉमी तो ऑब्वियसली इन द लॉसेस ही जा रही है। तो अब एक इंडिकेटर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के हम मानते हैं, तो दे ऑल्सो फेल्ट 73% जो कि गिर गए बिटवीन 23 ऑफ अक्टूबर एंड मई 2025। उसके अलावा डिवास्टेशन जो है वो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी के आसपास भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि वेस्ट बैंक जो है शार्पेस्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न अपना देख रहा है ऑन रिकॉर्ड, जो कि मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से है, सिक्योरिटी जो है वो नहीं है, एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी किस केसेस में आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है काम को लेकर, वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी अब बची ही नहीं है। बाय द एंड ऑफ 2024 जो जीडीपी है पैलेस्टीनियन जीडीपी वो 70% ऑफ इट्स 2022 लेवल गिर गई। ठीक है, जिस वजह से अब 2010 के लेवल्स पे फाइनली इनकी जीडीपी आ चुकी है। ठीक है, मतलब 25 साल पीछे इनका ये 2 या 3 साल की जो सिचुएशन चल रही है, 2023 से शुरू हुआ था मेजर ये मुद्दा, 2023 से 2025 के अंदर ही आप देखो कि 2 साल के अंदर अंदर ये जो पूरा एरिया है वो अपने प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे 25 साल पीछे गिर चुका है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ वॉर। तो जीडीपी पर कैपिटा जो है अगर आप देखोगे हैज रिग्रेस टू 2003 लेवल्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर हम देखें वो भी प्रोजेक्टेड है टू फॉल फ्रॉम 0.716 टू 0.643। 25 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस गिर चुकी है नीचे। ठीक है, फिजिकल प्रेशर्स, पैसे का प्रेशर जो ऑब्वियसली बढ़ गया है 2019 से लेकर एंड अप्रैल 2025 तक। अगर आप देखोगे कि इजराइल ने या तो रोका या फिर हेल्ड किया या डिडक्ट किया 1.76 बिलियन इन फिजिकल ट्रांसफर्स, पैसा भी कम कर दिया। ठीक है, इक्विवेलेंट टू 12.8% ऑफ द पैलेस्टीनियन जीडीपी इन 2024। तो इजराइल की तरफ से अगर आप देखोगे कि जो पैसे का कट था, जो एड था, वो भी इसके अंदर एक कंट्रीब्यूटर की तरह ही है। ठीक है, तो पब्लिक डेट एंड एरियर्स जो है वो $4.2 बिलियन होकर रह चुके हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप गाजा वाले रीजन के अंदर वापस से रीस्ट्रक्चर करके डेवलप करना चाहते हो तो आपको $70 बिलियन की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी इन मिनिमम। ठीक है, एंड इट कॉल्स फॉर अ ड्यूरेबल सीज फायर एंड अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस एंड सस्टेन्ड इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। कि इन सब की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी ही रहेगी ताकि $70 बिलियन एटलीस्ट गाजा के पास हो फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, एंड जो सीज वायर हुई है वो भी अब सस्टेनेबल रहे। एंड ज्यादा अगर यहाँ पर वापस से मुद्दा शुरू हो जाता है, सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है, उसके बाद ये जो सिचुएशन है और ज्यादा वर्सन हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। देन आपका क्वेश्चन जो है वो अब UNCTAD के ऊपर है, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। CTAD की बात करते हैं, डिटेल डिस्कस करेंगे इसको। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1970 एंड इट मेजर्स द प्रोग्रेस बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज सेट आउट इन एजेंडा 2030। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, जब हम इसकी फाउंडिंग की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन वाज अ ड्राइविंग फैक्टर जिस वजह से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो फिनोमिनली अगर आप देखो कि देयर हैव बीन रीजन्स जो कि बेनिफिट हुए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि कमोडिटीज का, सर्विसेज का आपस में एक्सचेंज है एंड द वर्ल्ड टुगेदर एज अ नेटवर्क की तरह या वेब की तरह ऑपरेट करता है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक मेजर आइडिया यही है कि एक कंट्री जो है एक सिंगल सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि एक ओपननेस ग्लोबलाइजेशन खाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा पैसा जो है इन्वेस्ट करने के लिए, FDIs की अगर हम बात करते हैं तो कई बार डोमेस्टिक जो आपकी कंपनीज है, इवन सरकार है, वो इतना ज्यादा सक्षम नहीं होती है ना, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कोई भी डेवलपमेंट के लिए। बट कोई फॉरेन कंट्री अगर उसमें इंटरेस्ट दिखा के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके एरिया की डेवलपमेंट होती है, वहां पे जॉब क्रिएशन होती है, फायदा उन्हें भी हो रहा है जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। बट जो जॉब है उसके थ्रू आप देखोगे कि जो आसपास वाले लोग हैं या मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है वो हो पाती है। ठीक है, तो उसी चीज को मेजर करने के लिए कि कौन सी कंपनी ने, कौन सी कंट्री ने स्पेसिफिक रीजन के अंदर कहां पे डेवलपमेंट की है एंड उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या कोई वॉर हो रही है, कोई अनरेस्ट का सिचुएशन है, उसी वजह से UNCTAD की यहां पर स्थापना की गई थी इन द ईयर ऑफ 1964, जो उसी को ही मेजर करता है। ठीक है, कि जो वैल्यू चेन्स है या जो सप्लाई चेन्स है वो किस तरीके से चल रही हैं एंड रेगुलेशंस जो हो रही हैं एक स्ट्रिफल कंपटीशन के बीच में अगर रखा जा रहा है ना, कोई भी दो कंपनीज के बीच में एक मेजर कंपटीशन हो रहा है तो उसके ऊपर जो रेगुलेशंस है या वो किसी भी इनकन्वीनियंट तरीके से यहाँ पर या कन्वीनियंट तरीके से भी अगर आप देखो तो कोई गलत यहाँ पर स्टेप
स्टेप ना ले लें और उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर असेस करते हैं। तो इसको बनाया गया था 1964 के अंदर। एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपकी कह रही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसके अकॉर्डिंगली यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट एजेंसीज ने यहाँ पर दे मेजर प्रोग्रेस बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि आपके एजेंडा 2030 के अंदर ले डाउन किए गए थे। तो इन सिंपल शब्दों में अगर आपको ये चीज़ पता लगे, कोई भी फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी, डेट या जो लिमिट है एक्सपोजर की, अगर वो भी करना है तो रिपोर्ट्स के द्वारा उनको वो चीज़ें बताई जाती है। जैसे अभी की गाजा के केस में उन्होंने यहाँ पर बताया है ना कि ये आपकी सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, ये इस लेवल तक पहुंच चुकी है, आप ये मेजर्स को ले सकते हो, ताकि जो अब कंज्यूमर्स हैं या इवन की जो आसपास के लोग हैं जो गाजा के अंदर रह रहे हैं, वो भी अभी इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, या इवन वर्ल्ड एज अ होल ऑल्सो, UNCTAD का काम यही है कि उनको बताना, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, कि डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशंस, कि आपस में तुम ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाओ, कि अब बाकी सारे नेशंस जो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे गाजा का ही फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो कि आसपास वाले नेशंस के साथ जो तुम्हारी अभी स्पेसिफिकली विद इजराइल अगर आपकी सीज फायर है वो रहनी चाहिए, एंड बाकी के जो नेशंस हैं वो आपकी कंट्री के अंदर भी इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो अब क्या है कि स्पीड अप द फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स ऑल्सो, उस चीज़ को भी ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो मेजरली यहाँ पर फाइनेंसिंग को लेकर, ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एज व्हीकल्स फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन सुप्रीम कोर्ट का पैनल सजेस्ट कर रहा है क्रिएशन ऑफ गोवा टाइगर रिजर्व इन फेजेस, ठीक है। तो पहले फेज के अंदर जो है अब ये पैनल ने प्रपोज किया है कि 468.6 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जिसमें 102 हाउस होल्ड है, उसको एज अ कोर एंड बफर एरिया बनाया जाएगा। बाकी का अब जो एरिया है वो फेज वाइज सिंस इंप्लीमेंटेशन हो रही है, बाकी का जो एरिया है वो ट्रांजिशनल एरिया जो है बनाया जाएगा, बट उसको धीरे धीरे करके यहाँ पर बनाया जाएगा। एंड अनदर 208 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसके अंदर 612 हाउस होल्ड है, उसको थोड़ा सा लेटर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अब यहां पर क्या इशू चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, इवन कि गोवा की जो गवर्नमेंट है ना, दे डिड नॉट वांट कि गोवा के अंदर कोई भी टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनाई जा सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो टाइगर्स है वो इंडिया कह रहे हैं, गोवा के अंदर स्पेसिफिकली कोई भी इनहेरेंट यहाँ पर टाइगर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कि टाइगर सिर्फ और सिर्फ कम्यूट करने के लिए टाइगर्स गोवा के अंदर आते जाते रहते हैं फॉरेस्ट वाले रीजन के अंदर, बट देयर इज नो स्पेसिफिक एंडेमिक स्पीशीज या कोई एंडेमिक टाइगर जो कि एग्जिस्ट करता है गोवा के अंदर, ठीक है। अब उसके ऊपर भी क्या सिचुएशन हुई इसको भी डिस्कस करते हैं। प्लस गोवा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी यहाँ पर बोला था कि हमें बहुत सारे लोगों को इन केस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो वांट्स कि हम जो जगह बनाना चाहते हैं टाइगर रिजर्व के लिए, अगर जो बाकी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के अकॉर्डिंगली इंडिकेशन के हिसाब से, तो उन्होंने ये चीज बोली थी यहाँ पर कि जो एरियाज है, जो हाउस होल्ड है, उनको काफी सारे लोगों को हमें रिलोकेट करने की जरूरत पड़ सकती है जो हम नहीं करना चाहते हैं। तो अब मेजर क्या चीज है उसको डिस्कस करते हैं। सेपरेट टाइगर रिजर्व इन गोवा, फर्स्ट जो फेज है लोअर ह्यूमन प्रेजेंस वाले एरिया के अंदर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो गोवा गवर्नमेंट एंड द गोवा फाउंडेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके अंदर वो साथ में मिलकर यहाँ पे केस जो है इसको लड़ रहे हैं यहाँ पर, उसी के बेसिस पे जो है टाइगर रिजर्व करने देने की या बनाने की बात हुई जा रही है। एंड गोवा गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को जुलाई 2023 में, जिसके अकॉर्डिंगली जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया था कि एक सेपरेट जो एरिया है वो टाइगर रिजर्व में गोवा के अंदर घोषित किया जाना चाहिए। तो अब रीजन क्या है उसके पीछे का कि 5 ऐसी मेजर जो एरियाज हैं जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं वो गोवा के आसपास ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंगली महादेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, भगवान महावीर नेशनल पार्क एंड नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। तो इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, माडे WLS एंड अदर एरियाज एज अ टाइगर रिजर्व से घोषित किया जाना चाहिए इस रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो टाइगर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। तो जो गोवा गवर्नमेंट है उन्होंने यही चीज को कंसर्न करके यहाँ पर कि हाउस होल्ड्स को मेजर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कि 1 लाख पीपल विल बी अफेक्टेड। इसको अब एफिडेविट के तौर पर उन्होंने यहाँ पर सबमिट भी किया था कि हमें उन्हें रिलोकेट करना पड़ेगा, बट वुड जनरली भी नॉट बी पॉसिबल। बट धीरे धीरे करके जब उन्होंने सर्विस को यहाँ पर कंडक्ट किया, उन्होंने देखा कि बिल्कुल मेजर तो ऐसा कुछ नहीं है, कि मिनिमम ही है नंबर, ऐसे हजारों में ही नंबर है जिनको रिलोकेट करना पड़ सकता है। कि जैसे इनिशियली कोर एरिया एंड बफर एरिया के अंदर आप देखो सिर्फ और सिर्फ 102 हाउस होल्ड है, अगर आप उनको ही रिलोकेट करके टाइगर रिजर्व बनाना चाहते हो तो देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो यही जो एफिडेविट उन्होंने इनिशियली सबमिट किया था तो उसे वापस ले लिया गया, ठीक है। तो अब वो जो रिलक्टेंसी थी या जो आइडिया था कि कोई रेजिडेंट टाइगर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता इनटू गोवा, वो चीज को हटा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो गोवंस जो है या जो पार्क्स हैं या सैंक्चुरीज हैं वो डायरेक्टली कॉन्टिगुअस हैं टू द काली टाइगर रिजर्व विच इज एडजॉइनिंग द कर्नाटका रीजन, ठीक है। कि गोवा छोटी सी स्टेट है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको मैप बना के दिखाऊं कि गोवा छोटी सी स्टेट है, तो ये रीजन के अंदर आपका जो कर्नाटका फॉल करना शुरू कर जाता है। जस्ट रफली एक मैप बना रही हूँ, तो एक कॉन्टिगुअस जोन जो बन रहा है, तो ये अब कौन सी रीजन है हमारे पास, अगर आप देखो दैट इज काली टाइगर रिजर्व,
ठीक है। काली टाइगर रिजर्व के अंदर अगर आपको एक कंजॉइनिंग एरिया बन रहा है तो टाइगर्स का फ्री फ्लो यहाँ पर होता ही है, तो वहां पर अगर लोग भी रह रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसे रोका जा सकता है इन केस अगर कोई ऐसा टाइगर रिजर्व यहाँ पर घोषित कर दिया जाए, क्योंकि न्यूमरस नंबर ऑफ टाइगर जो है वो यहाँ पर स्पॉट किए गए हैं। तो इसी वजह से एक परमानेंट टाइगर प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, तो कोर पार्ट जो है गोवा टाइगर रिजर्व के अंदर वो बनाया जाने की बात की जा रही है। एंड मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो है, जो कि लीस्ट इनहैबिटेड एरियाज है, उनको एनहांस प्रोटेक्शन एट द अर्लीस्ट स्टेज प्रोवाइड की जाएगी, ताकि कोई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो। और ये जो कोर एरिया होगा अब उसी के बेसिस पे, बफर एरिया भी जब हमारे पास होगा तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर इनिशियली प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। तो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है 50 हाउस होल्ड्स को यहाँ पर होस्ट कर रही है। एंड अगर आप देखो कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 41 हाउस होल्ड्स को एडिंग अप टू 296.7 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया, जो कि अब कोर एंड बफर जोन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो है कॉन्टिग्यूअस विद काली टाइगर रिजर्व, जो कि बफर जोन की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा, मिनिमल ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ पर रखी जाएगी, नेमली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द भगवान महावीर सैंक्चुरी 9 हाउस होल्ड्स वहां पर हैं, एंड भगवान महावीर नेशनल पार्क जहां पर 2 हाउस होल्ड्स हैं, 171 स्क्वायर किलोमीटर का जो बफर एरिया है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा प्रपोज टाइगर रिजर्व इन गोवा के अंदर फॉर द फर्स्ट फेज। ठीक है, तो अब जो टोटल प्रोपोज्ड एरिया फॉर द नोटिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन जो कि गोवा टाइगर रिजर्व के लिए की जानी है, दैट इज 468.60 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये फुली कॉन्टिग्यूअस जोन है जो कि 1345 स्क्वायर किलोमीटर का कोर जोन एंड अगर बफर जोन को इंक्लूड करके काली टाइगर रिजर्व के साथ कॉन्टिग्यूअसली एग्जिस्ट भी करता है। तो ऑल टुगेदर दे विल फॉर्म एन इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, जो कि अब टाइगर्स को प्रिजर्व करके रखता है, फ्लोरा एंड फौना को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा, और भी बहुत सारे एनिमल्स जो कम्यूट करते हैं वहां पर भी उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। बट मेजरली अगर आप देखो तो टाइगर रिजर्व की तरह से बनाया जाना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1814 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया होगा। तो अब जो महादेव वाइल्ड लाइफ जो सैंक्चुरी है वो 208 स्क्वायर किलोमीटर की है, जिसके अंदर 612 हाउस होल्ड है, that shares only a limited stretch of boundary with the buffer of the Kali Tiger Reserve. ठीक है, बट उसके केसेस में भी ये एरियाज को देयरफॉर मे बी कंसिडर्ड इफ नेसेसरी एट अ लेटर स्टेज आफ्टर एडिक्वेट कंसल्टेशन। तो इनके केसेस में यहाँ पर महादेव जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उसके अंदर जो आप उसके आसपास है एरिया, जो कि बहुत कम एरिया ऐसा है जो कि कॉन्टिग्यूअस है टू द काली टाइगर रिजर्व, उसको यहाँ पर लेटर स्टेज पे कंसिडर किया जाएगा कि वहां के लोगों को भी मूव किया जाना है या नहीं किया जाना है, क्योंकि वो बफर जोन या कोर जोन के आसपास भी इतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत लीस्ट ऐसी जो एरिया है वो अब उसके अंदर आएगा। तो मे बी इसको हो सकता है ट्रांजिशनल जगह बना दिया जा सके, ट्रांजिशनल जोन बनाया जाया चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी ये डायग्राम बताया था, दिस इज योर कोर रीजन एंड दिस इज योर बफर जोन एंड दिस इज योर कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, जो कि अब हम बोलते हैं यहाँ पर कि एक्स्ट्रा आपका एरिया यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे बनाया जाएगा। देन अब क्वेश्चन जो है उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैतरनी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रिजर्व। सेकंड, द स्टीप साइड फेसेस द बे ऑफ बंगाल एंड रन northwards to finally merge with the Chota Nagpur. Identify the tiger reserve based on the statements above. Simlipal Tiger Reserve, Melghat Tiger Reserve, Buxa Tiger Reserve, Indravati Tiger Reserve. छोटा नागपुर वाला रीजन है तो आपको आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। छोटा नागपुर वाला रीजन जो है अगर आपके पास आ जाता है तो आप ये देखोगे कि थोड़ा सा हम यहाँ पर सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं बट टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, तो कौन सी रीजन जो है वो ऐसी टाइगर रिजर्व को होस्ट करती है। एंड सबसे बड़ी बात, कोई भी टाइगर रिजर्व है उसके अंदर मेजरली अगर आप देखोगे कि जो रिवर्स हैं वो भी फ्लो करती है, तो बैतरनी रिवर जो है वो कौन से टाइगर रिजर्व के साथ एसोसिएटेड है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये ऑफिशियली साइट से ही ली गई है स्टेटमेंट। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है मयूरभंग डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ मोस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा के अंदर है। टेरेन जो है अंडुलेटिंग है, हिली है, इंटरस्पर्स्ड है ओपन ग्रासलैंड्स के साथ एंड वुडेड एरियाज के साथ। तो आई एम सो सॉरी, इंक्लाइन प्लेटो जो है अप्रप्टली वो राइज करता है लो कोस्टल प्लेन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से। तो जो स्टीप साइड है वो फेस करता है बे ऑफ बंगाल को एंड नॉर्थवर्ड्स फाइनली मर्ज करने के लिए टुवर्ड्स द छोटा नागपुर प्लेटो। एंड जो अब आप देखोगे वाटर लेवल जो है हाई रहता है। ट्रैक्ट इज वोवन विद पेरिनिवल वाटर रिसोर्सेज जो कि कन्वर्ज करते हैं इनटू लार्जर रिवर्स, जो कि अब कौन सी है, Bodobalanga and Salandi and many tributaries of Baitarni rivers flowing from the reserves. So Simlipal Tiger Reserve is the correct answer. Then
3.5 billion year old crater on Mars to be christened after geologist M.S. Krishnan. M.S. Krishnan जो है, that is Dr. Krishnan was the first Indian to be the director of the Geological Society of India. ठीक है, तो अब कहाँ पर, मद्रास रीजन के अंदर बॉर्न हुए थे. ठीक है, तो मद्रास रीजन जो है 1800 समथिंग के अंदर, अगर आप देखो 1898 के अंदर प्रेसिडेंसी हुआ करती थी. 4 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे. उसमें मद्रास भी एक प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता भी थी. देन वी टॉक अबाउट द रीजन ऑफ सूरत ऑल्सो. एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, ये 4 प्रेसिडेंसीज हमारे पास जनरली एग्जिस्ट करती थी. ठीक है, तो इन्हीं प्रेसिडेंसी के बेसिस पे एक ऐसी प्रेसिडेंसी, दैट इज द मद्रास प्रेसिडेंसी, वहां पर ये बॉर्न हुए थे. ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड उसी के अकॉर्डिंगली इनका नाम जो है यहाँ पर रखा गया है. तो इस क्रिएटर का नाम M.S. कृष्णन रख दिया गया है. एंड अदर नेम्स जो है फॉर मार्शियन लैंडफॉर्म्स, मतलब मार्स के ऊपर ऐसे बहुत सारे और लैंडफॉर्म्स जो हैं वो 2 केरला बेस्ड रिसर्चर्स के नाम पर भी यहाँ पर रखे गए हैं. तो स्मॉलर लैंडफॉर्म्स जो हैं वो एसोसिएटेड विद द क्रेटर हैं. तो अब आप देखोगे कि अलग अलग नाम जो है छोटे छोटे एरियाज को भी दिए गए हैं. ठीक है, दैट इज कि वालियामाला, देन तुम्बा, बेकाल एंड वेकला एंड पेरियार. ठीक है, ये नाम जो है छोटे छोटे काउंटर पार्ट्स को भी यहाँ पर दिए गए हैं ऑन द मार्स रीजन. ठीक है, या मार्शियन रीजन. तो ये अपना नाम जो है केरला वाले जो रीजन है वो अब मार्स के साथ भी अपने आप को एक तरह से काउंटर पार्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं. जो प्लेन साइड है ऑफ द कृष्णन क्रेटर, इट हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड कृष्णन पैलेस एंड अ चैनल जो कि कट करता है अक्रॉस इट हैज बीन नेम्ड एज परियार वैलिस. तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि परियार वैलिस एंड बीच में यहाँ पर कृष्णन पैलेस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है. उसके बीच में आप देखोगे कि हल्का सा कट करने वाला कुछ पोर्शन है, उसके बेसिस पे ये डाइवर्जेंस जो है वो की गई है. आसपास वाले काउंटर पार्ट्स को आप देखोगे तुम्बा, देन वर्काला, बेकाल एंड वालियामाला नाम रखा गया है. तो ये कहाँ पे जर्नल के अंदर पोजिशन किया गया या पोस्ट किया गया, पब्लिश किया गया इन द जर्नल मीटेरोटिक्स एंड प्लेनेटरी साइंस के अंदर. तो क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट प्लैनेट मार्स? हाफ द साइज ऑफ द अर्थ, 1 रोटेशन every 20.6 hours, 1 rotation every 24.6 hours, 2 small moons, 2 big moons. तो कौन सी स्टेटमेंट्स मार्स को लेकर यहाँ पर करेक्ट है? 1 3 5, 1 3 4, 2 3 5, 1 2 5. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अब एक चीज जो है फैक्चुअल यहाँ पर, तो वो क्या है, हाफ द साइज ऑफ द अर्थ, ये फैक्चुअल आपकी इंफॉर्मेशन है. अब यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड देन मार्स. अर्थ के केस में अगर हमारे पास 23 समथिंग आवर्स, 23.4 आवर्स के आसपास हमारी एक जो है रोटेशन खत्म होती है. ठीक है, तो उसके बाद अगर अर्थ के बाद ही मार्स आता है तो उसकी ऑर्बिट जो है इन एनी केस अर्थ से ज्यादा है, तो जो टाइम वो लेगा मार्स इन एनी केस वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अर्थ, है ना. तो 20 वाला तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है हमारा. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट आ जाती है. थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट आ जाती है तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप उसको चेकआउट कर सकते हो. एंड एक और हमारे पास यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यही है कि 2 स्मॉल मून्स है हमारे पास मार्स के अंदर. मार्स जो है वो लार्जर मून्स को होस्ट नहीं करता है. ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो थर्ड एंड फोर्थ हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो सकती थी. 3 एंड 4 जो है अगर करेक्ट है, 3 एंड 4 वाली सिचुएशन अगर आप करेक्ट कर लेते तो ऑटोमेटिकली आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ सकता था. तो चलो अब इन डिटेल में आपको बताती हूँ. ये नासा की वेबसाइट से आपको स्क्रीनशॉट में दे रही हूँ. ठीक है, रेडियस कितना है 3390 किलोमीटर का. मार्स इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ. ठीक है, हाफ द साइज ऑफ द अर्थ करेक्ट हो गया यहाँ पर. ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है 24.6 आवर्स के अंदर. ठीक है, दैट इज तो अर्थ के केस में वो 23.9 आवर्स होती है. सो अब मार्शियन डेज आर कॉल्ड फॉर शॉर्ट अ सोलर डे. ठीक है, तो 683 अर्थ डेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मार्स का जो ईयर है वो अकॉर्डिंगली रहता है. एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके 2 जो स्मॉल मून्स है उनका क्या नाम है, फोबोस एंड डियमोस. ठीक है, तो जो भी अब दैट मे बी कैप्चर्ड एस्टेरॉइड्स ऑल्सो, बट हम उसे मून्स की तरह यहाँ पर अभी तक कंसिडर करते हैं. देन आपकी जो नेक्स्ट न्यूज है वो यही कहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेज कोर्ट विल कंसिडर प्ली सीकिंग टू रिवाइव एनजैक एंड द कोलिजियम सिस्टम. अब कोलिजियम सिस्टम के हिसाब से क्या होता है कि जो अब सुप्रीम कोर्ट की हायरिंग्स होनी होती हैं, ठीक है, कौन जज बनेगा नहीं बनेगा, सीजीआई कौन बनेगा या नहीं बनेगा, वो सोलली इन एनी केस, इवन हाई कोर्ट्स की भी अगर हम बात करें तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो अगर आप कोलिजियम की बात करो तो वो एक इंटरनल प्रोसेस रहता है. ठीक है, इंटरनल प्रोसेस कैसे रहता है कि जनरली अब जो लीविंग सीजीआई होते हैं,
अलॉन्ग विद द अदर जजेस, जो जिनका पैनल बनता है, जो कोलिजियम का पार्ट बनते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट सीजीआई कौन बनेगा, या जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज है वो कौन बनेगा, हाई कोर्ट के केस में भी जो जज है वो कौन बनने वाला है ना, बेस्ड ऑन द मेरिट, जो कि अब इंटरनली ही डिसाइड होती है, ठीक है, कि क्या रीजनिंग है उसके पीछे की, वो कई बार दी भी जाती है उस व्यक्ति को, बट ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम देखें तो हमें नहीं पता वो प्रोसेस जो है वो कैसे कैरी आउट किया जाता है। तो अब उस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, उसको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, उसके अकॉर्डिंगली एनजैक उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। एनजैक का मेजर क्या काम है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की जा रही है। अब एनजैक का काम क्या है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ा दी गई, एंड जो कोलिजियम सिस्टम है उसको हटाने की यहाँ पर बात की जा रही थी। थोड़ी सी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अपनी इंटरफेरेंस कर सकता है, इंटरफेरेंस भी क्या, उनकी जो पावर्स है गवर्नमेंट की बढ़ा दी गई ताकि अपॉइंटमेंट के लिए फॉर द जजेस, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि एनजैक को टोटली क्रश डाउन कर दिया जाता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे एनजैक को इंट्रोड्यूस किया जाता था, यही बोलकर कि इट इज नॉट जस्ट कि आप जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है किसी के बेसिस पे अगर आप अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का रोल बढ़ा देते हो कि सिंस वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट जुडिशरी, तो दैट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि ये वायलेट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि हमारी जो जुडिशरी है वो क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, इंडिविजुअली यहाँ पर काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के अगर अपॉइंटमेंट या पावर्स इस केस में बढ़ा दी जाती है तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस यानी कि पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ जुडिशरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो कि एक फ्री एंड फेयर या जस्ट सोसाइटी के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसे क्वॉश कर दिया गया था, सेट असाइड कर दिया गया था। बट ऑन द अदर हैंड जब हम जस्टिस कांत की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है, उन्होंने जो कि इंडिया के अब जो आप कह सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज सूर्यकांत, ठीक है, सूर्यकांत जी जिन्होंने अभी 25 नवंबर के आसपास ही आफ्टर द लीविंग सीजीआई, ठीक है, उनके बाद जो कुर्सी संभाली है अभी रिसेंटली, तो उन्होंने ये चीज को यहाँ पर बोला है कि कोलिजियम सिस्टम को अभी टोटली नकार दिया गया था, बट हाउएवर एक प्ली उनके पास आई थी, उन्होंने ये बोला कि इसे हमें रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट इज कि तो उन्होंने पॉलिटिकलाइजेशन वाली बात जो पहले जिसके बेसिस पे उसको हटाया गया था या क्वॉश किया गया था टोटली, उन्होंने उसी के काउंटर में ये चीज बोली है कि जो अब अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, सरकार की, है ना, तो सरकार में ऐसे जो लोग एग्जिस्ट करते हैं दे आर द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी कि वो विल ऑफ द पीपल को यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं या दिखाते हैं। तो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं वो अपने आप में ही इतने ज्यादा सक्षम हैं जो हेल्प कर सकते हैं फॉर द बेटर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इसी वजह से जो इंटरफेरेंस अगर सरकार की फॉर द अपॉइंटमेंट अगर हो भी रही है दैट इज जस्ट, एंड इफ रिक्वायर्ड हम जो हमारे कोलिजियम सिस्टम है उसे गिराकर नया ऐसा सिस्टम जो है दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है उसे वापस लेने की बात कर सकते हैं, एंड इसे कंसिडर किया जा सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। कि जो पार्लियामेंट है उसको अगर आपने क्वॉश किया था जब इस अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो पार्लियामेंट को आपने एक तरह से ये नीचा दिखाया था जुडिशरी ने उस टाइम पे कि आप पार्लियामेंट जो है एक तरह से लोअर या इंफीरियर ट्राइब्यूनल है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज भी बोलता है कि 3 इक्वल सेट ऑफ हमारे पास ऑर्गन्स जो है एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, बट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की जब हम बात करें थोड़ा बहुत उनका काम यहाँ पर होता है, जुडिशरी भी अगर इंडिपेंडेंट है तो तीनों इक्वल फेजिंग पे ही काम करेंगे, ऐसे कोई ऊपर या कुछ नीचे नहीं है। तो जब ये क्वॉश किया गया था इसे, तो हमने क्या दिखाया था कि पार्लियामेंट को कि जुडिशरी जो है वो इंफीरियर है, ठीक है, सॉरी जो पार्लियामेंट है सॉरी वो इंफीरियर है टू द जुडिशरी, तो वो चीज को यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए, विच ऑल्सो सेट्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेजर एस्पेक्ट है उसको हमने इग्नोर किया है यहाँ पर, कि उन्होंने बोला कि 3 इंडिपेंडेंट एंड इक्वल बेसिस पे काम करने वाले ऑर्गन्स एग्जिस्ट करने चाहिए, तो वहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको वायलेट किया गया था। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो एनजैक है उसे वापस लेकर आया जा सके, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात थी। तो क्वेश्चन क्या है एनजैक का, कंसिडर द फॉलोइंग, पहली स्टेटमेंट कह रही है एनजैक प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस of India and other judges of the Supreme Court and Chief Justice and other judges of the High Courts only. Second, when a vacancy arises in the Supreme Court or High Courts, the central government will make a reference to the NJAC. ठीक है, which of the statements above is or are correct? The correct answer is option number C. दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो आपको यही चीज बोला गया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो बिल है 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के अंदर, एंड जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन कंजंक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 121st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश करता है एनजैक को, और जो बिल प्रोवाइड करता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाना है एनजैक एंड रिकमेंडिंग पर्सन के द्वारा एज अपॉइंटमेंट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो पहली स्टेटमेंट जो है हमारी वो करेक्ट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब इन द केस ऑफ अगर हम यहाँ पे बात की है
व्हेन द वैकेंसी अराइजेज इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो व्हेन अ वैकेंसी अराइजेज इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक अ रेफरेंस फॉर टू द एनजैक, क्योंकि किसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाना चाहिए उनके बदले में। तो इन डिटेल आपको यहाँ पर बताई गई है सारी की सारी चीजें, हैव अ लुक कि क्या क्या चीजें ये बोलती हैं एंड क्या प्रोविजंस है हमारी एनजैक की अभी, एंड पावर्स क्या क्या फंक्शंस यहाँ पर बढ़ाए गए हैं एंड रिकंसिडरेशन के बेसिस पे, ठीक है, कि वीटो पावर इन दिस केस क्या है, वैकेंसीज को कैसे फुलफिल किया जाना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होने, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ आवर नेशनल प्राइड। जो प्रेसिडेंट मुर्मू है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट जो है हमें हटाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे खुद का ही बनाया गया है, ऑल्दो उसके जो रूट्स अगर आप देखोगे कॉलोनियल है, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन इंडिया एक्ट हम 1935 की भी बात करते हैं, मेजरली वही चीज दी गई थी, ठीक है। तो अब उसको जो कॉलोनियल पास्ट है उसे हटाकर उसी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि अभी तक हमारी यू कैन से कि कंट्री को होल्ड करके रखा हुआ है, जिसने बांध के रखा हुआ है, जो कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम कर रहा है, इट मींस कि उसकी एप्लीकेबिलिटी तो सही हुई, ऑल्दो हमारे रूट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर एस्टैब्लिश किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के, बट अभी उसका जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो परफेक्टली दैट इज वर्किंग फाइन, ठीक है। तो उस जो हमारी रूट्स हैं उसको हमें अभी इग्नोर करने के बाद, सिंस अभी हम एक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन काम कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट है उसको अभी के नीड्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके से यूज किया जाना है, अभी के एसेंस में कैसे यूज किया जाना चाहिए, उसको हमें ध्यान से रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कंट्री का प्राइड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि इंडियन पार्लियामेंट एक्सप्रेस करता है पब्लिक के एस्पिरेशन को, क्योंकि जो पब्लिक के द्वारा यहाँ पर अपॉइंटेड व्यक्ति होते हैं, इलेक्टेड व्यक्ति होते हैं, जिनको वोट किया जाता है, कि उन्हीं को यहाँ पर दर्शाते हैं, उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेमोक्रेसीज जो है या डेमोक्रेसी का एक मेजर इंडिकेटर हमारा पार्लियामेंट है। विमेन, यूथ, पुअर फार्मर्स, मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शंस, मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास एंड स्ट्रेंथनिंग आर डेमोक्रेटिक सिस्टम फ्रॉम द पंचायत टू पार्लियामेंट, के बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो ग्राम सभा या पंचायत एग्जिस्ट करती है, टू द टॉप मोस्ट लेवल अगर हम बात करें टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे आप कह सकते हो पीपल, दोज आर द यू कैन से द सिटीजंस ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, सेक्स के साथ यहाँ पर बिलोंग करते हो, फ्रॉम द बॉटम टू द अपवर्ड लेवल, वो भी हमारी कंट्री के अंदर यहाँ पर डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम का हमारे कंट्री के पार्ट बनते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी जो है उनको स्ट्रेंथन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, एंड डेवलपमेंट हुई है हमारी कंट्री की, स्टेबिलिटी मिली है एंड सपोर्ट मिला है टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमें बेसिक बहुत सारे राइट्स यहाँ पर दी जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमें मिली हैं यहाँ पर। देन हमारे पास आप कह सकते हो डीपीएसपीज एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें पावर दी है। तो मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नॉट टेकन अ कंट्री फॉरवर्ड, बट ऑल्सो दे हैव डेवलप्ड अ हेल्दी ट्रेडिशन ऑफ डीप पॉलिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल है, उन्होंने जो कि पार्लियामेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और इन द लॉन्गर रन उन्होंने यहाँ पर हमारी कंट्री को ना सिर्फ डेवलप किया है, बट उन्होंने अब क्या किया है, पॉलिटिकल थिंकिंग को, जो कि अपने आप में ही क्रिटिकल थिंकिंग भी है, ठीक है, बट पॉजिटिव यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इंडियन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गोल्डन लेटर्स के अंदर डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। तो अब उन्होंने ये बोला कि एमपीज जो है बेयरर्स हैं, क्रिएटर्स एंड विटनेस है ऑफ द ग्लोबल एंड द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, कि जो प्रेसिडेंट ने यही कॉन्फिडेंस दिखाया है अंडर द गाइडेंस ऑफ द पार्लियामेंट दैट द रिजॉल्व टू मेक इंडियाज डेवलप्ड नेशन फुली वुड डेफिनेटली बी फुलफिल्ड, कि जो इंडिया के को लेकर अब जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं उसे पार्लियामेंटेरियंस अपने आप में ही सक्षम है कि वो उसे रिजॉल्व करके इंडिया को आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने यही बोला कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी सोल आप देखोगे वो किसके ऊपर है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के ऊपर। तो इसी के बेसिस पे, इन्हीं डायमेंशंस के बेसिस पे जो एमपीज हैं उन्होंने अपने एक्शंस को विजुअलाइज किया है, एंड जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका जो आइडिया है उसे यहाँ पर फुलफिल करने की बात जो है वो एमपीज हमेशा से रखते आए हैं। तो नारी शक्ति वंदन एक्ट जो है वो फर्दर वुमेन कोड की डेवलपमेंट की बात करेगा, एंड 3 इंपॉर्टेंट लॉज जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेसिस पे वो और ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन की भावना है उसे स्ट्रेंथन करेगा, जो कि अब इक्वालिटी की यहाँ पर बात करता है, ठीक है। तो इंडिया विल बिकम डेवलप्ड बाय 2047 अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इन लेटर एज वेल एज इन स्पिरिट फॉलो किया जाए, ठीक है। तो मेजर ये चीजें यहाँ पर बताई उन्होंने। तो क्वेश्चन क्या है अब हमारी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ स्टेटस, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर स्टेटेड इन द करेक्ट ऑर्डर एज पर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 1 and 3, 2 only, 3 only, 2 and 3।
द करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्टली स्टेटेड है, ठीक है, कि जो जस्टिस है वो हमेशा पहले सोशली दी जाएगी, सोशल जस्टिस के ऊपर पहले फोकस किया जाएगा, देन इकोनॉमिक जस्टिस देने की बात होगी, देन पॉलिटिकल जस्टिस होगी, एस्टैब्लिश की जाएगी। देन लिबर्टी सबसे पहले आप अपने थॉट की रख सकते हो, एक्सप्रेशन की रख सकते हो, बिलीफ की रख सकते हो, फेथ की रख सकते हो, देन वर्शिप की रख सकते हो, ठीक है, जो कि अब हमारे अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है वो यही बात बोलती है कि लिबर्टी आपको प्रोवाइड की जा रही है, बट आपको जो रिलीजन है या जो वर्शिप की बात करें दैट कम्स एट द एंड। पहले आपकी जो थॉट क्या है, आपका लॉजिक क्या है, दैट मस्ट प्रिवेल, उसके बाद आपको जो लिबर्टी है ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के साथ में दी गई है, बट जो लिबर्टी ऑफ वर्शिप है दैट मस्ट कम इनटू एन एंड। इसका ऑर्डर का एक मतलब यही कहता है कि आपकी जो पॉलिटिकल विल है वो एट द एंड यहाँ पर होना चाहिए, जो आपकी जो कह सकते हो कि आपको यहाँ पर लिबर्टी दी गई है टू फॉलो योर वर्शिप, बट आपका जो लॉजिक है वो सबसे पहले आनी चाहिए, नॉट द पॉलिटिकल विल, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड दैट आई यूज, आई एम सॉरी फॉर दैट। जो थॉट ऑफ एक्सप्रेशन है जो कि आपका लॉजिक के साथ बाउंड होगा वो पहले आएगा, उसके बाद आपका फेथ एग्जिस्ट करेगा कि इंडिया जो है एक तरह से अपने आप को यहाँ पर सेक्युलर दिखाने की प्रयास में है कि इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, कि हम आपको हाँ आपकी जो लिबर्टी ऑफ वर्शिप दे रहे हैं, बट आपका लॉजिक पहले आना चाहिए। तो इक्वालिटी स्टेटस की आपकी पहले से होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी बाद में मिल जाएगी आपको। एंड प्रमोट अमंगस्ट ऑल ऑफ देम फ्रेटर्निटी, जो कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 ऑफ नवंबर 1950 को यहाँ पर 1949 को सॉरी एनैक्ट किया गया था इन पार्ट, एंड फुली अगर आप देखोगे 1950 के स्टार्टिंग में जनवरी के अंदर ये अब फुली एप्लीकेबल हो गया था, ठीक है। देन इजराइल लॉन्चेस न्यू मिलिट्री ऑपरेशन इन द नॉर्दर्न वेस्ट बैंक। नॉर्दर्न वेस्ट बैंक वाले रीजन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक अटैक करना शुरू कर दिया। उसके पीछे का रीजन उन्होंने ये बोला कि कोई कुछ ऐसे पैलेस्टीनियन रेजिडेंट्स थे जो कि अपने घर से यहाँ पर निकल के आए, ठीक है, एंड उसी वजह से जो वेस्ट बैंक वाली सिटी के अंदर जो इजरायली फोर्सेज है दे टुक अप जो सर्टेन पोजीशंस, एंड रीजन उसके पीछे का क्या है कि वो लोग जो हैं दे वर इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ दे वर एसोसिएटेड, जिस वजह से रिटेलिएटरी जो एक्शन है उन्हें यहाँ पर लेना पड़ा। क्योंकि अब अगर आप देखोगे कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी के नाम पे आप सबसे पहले आपने ये वर्ड शुरू सुना होगा बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया ने ये चीज़ नहीं बोली है कि हमने पाकिस्तान को अटैक किया है, इंडिया ने ये स्टांस लिया कि हमने जो टेररिस्ट के जगहें थी जहाँ पे वो ट्रेन कर रहे थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो उनके अड्डे थे, उनके ऊपर अटैक किया है ना। उसके बाद आप देखोगे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद अमेरिका जो है वो भी वेनेजुएला के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बोल रहा है कि हम सिर्फ कार्टल्स को, क्रिमिनल कार्टल्स को खत्म कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर भी देखोगे टेररिस्ट के केसेस में भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है अब कवर की जाती है अंडर दैट नेम, बट इंडिविजुअली अगर आप देखो तो अभी जो अटैक्स हैं वो यहाँ पर शुरू हो गए। तो एक तरह से आप देखोगे कि सीज फायर वाले जो पार्ट है वो, या जो सीज फायर है, जो ट्रम्प का जो पीस प्लान है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर वो सस्टेन करेगा तो ट्रम्प बीइंग द यूएसए का प्रेसिडेंट सो ऑल टुगेदर उनकी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है या जो उनकी डोमिनेंस है या जो यूएसए का जो डोमिनेंस है वो देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। देन एनबीएफसी बोरोइंग्स टू रीच 750 बिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2027, ठीक है। एक स्टडी ने ये चीज प्रपोज की है कि इंडिया में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है इन द फंडिंग मिक्स ऑफ इंडियाज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। फंडिंग मिक्स का यहाँ पर मतलब क्या है, मैं इस वर्ड का आपको पूरा मतलब समझाती हूँ, पूरी लाइन का, कि इंडिया जो है उसके अंदर जो कंपनीज हो गई, ठीक है, या आप कह सकते हो कोई भी व्यक्ति है जिसको लोन चाहिए, वो अपना शिफ्ट जो है नॉट एज अ रिटेल पर्सन जो कि अब इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी यहाँ पर बात नहीं की जा रही, जनरल पब्लिक की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे ये जो पूरी न्यूज़ है आपकी कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में बताई गई है, बी इट कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, बी इट कोई भी ऐसी बड़ी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, या पब्लिक पार्टनरशिप के साथ जो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ आपको बताई जा रही है कि उनका जो यहाँ पर आप कह सकते हो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे करके शिफ्ट होना शुरू हो रहा है। क्यों? अब मैंने आपको ये चीज़ क्यों बोली कि कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में ही चीज़ बोली गई है, क्यों? क्योंकि अभी हमने कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ को डिस्कस किया है कि जो आम आदमी है, जो लोग हैं, वो अब ज़्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं वापस से बैंकिंग सिस्टम की तरफ, क्योंकि वो सेव करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हुई नजर आती है उन्हें, ठीक है। तो या तो वो बैंक के अंदर अपना पैसा डाल रहे हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि बैंक जो है फर्दर इन्वेस्ट करके अपना जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इंटरेस्ट जो है उस व्यक्ति को अपना मिलता रहे, ठीक है। बट यहाँ पर एनबीएफसीज की जब हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनीज, तो उनके अंदर जो कंपनीज है उनका इंटरेस्ट जो है वो बैंक से शिफ्ट होकर एनबीएफसीज की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्क वो अपना यहाँ पर बढ़ाते हुए, तो अब उसी के बेसिस पे क्या न्यूज है वो मैं डिस्कस करती हूँ। तो जो बोरोइंग्स है ऑफ दिस सेगमेंट वो एक्सपेक्टेड है टू राइज एट 13% जो कि अब 750
$50 बिलियन हो जाएगा बाय द ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2027 अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय अवेंडस कैपिटल, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो उन्होंने यही बोला कि अब जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं स्पेसिफिकली, वो अब बैंक से डायरेक्टली पैसा लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो एनबीएफसीज की तरफ यहाँ पर झुकाव उनका ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब वो बैंकिंग फैसिलिटीज को एक्टिवेट नहीं करते, बट हाँ वो जो लोन्स देने का काम है, लेंडिंग ऑफ लोन्स का काम वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अब बेसिकली दो एंटिटीज हैं यहाँ पर, हमारे कमर्शियल बैंक है, एक हमारे पास एनबीएफसीज है, ठीक है। एनबीएफसीज हैं, उनका सोल काम क्या होता है जो एनबीएफसीज का, कि किसी से लोन लिया, ठीक है, उनका पैसा जो है मल्टीपल पोर्टफोलियोज में दिया, अब उसके बीच में जो कमीशन आता है उससे एनबीएफसीज की यहाँ पर जो इनकम होती है मेजरली वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। जब हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, कमर्शियल बैंक का मेजर क्या काम है कि अब वो डिपॉजिट्स को ले सकते हैं फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है, या इवन की कोई भी कंपनी हो, किसी के साथ भी वो एक डिपॉजिट लेने का उनके पास आइडिया है, एंड क्रिएशन ऑफ व्हाट, कि वो अब वो सेविंग्स अकाउंट, इवन मल्टीपल काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, इवन इंक्लूडिंग अ लॉकर या इवन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटीज आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उससे जो भी पैसा आता है उनको, अलॉन्ग विद दैट के आरबीआई की गाइडलाइन से बाउंड होता है हमारा कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो उस वजह से वो कमर्शियल बैंक जो इनके परव्यू में भी आता है, आरबीआई के परव्यू में भी आता है, तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि अब एनबीएफसीज के केस में काफी ज्यादा लिमिटेड होती है, क्योंकि आरबीआई के अंडर वो इतना ज्यादा फॉल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर बने हैं, एंड जो कमर्शियल बैंक है उनको रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है ऑफ द आरबीआई एक्ट, ठीक है। तो जो कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना झुकाव एनबीएफसीज की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सा आइडिया यही है कि जो रेगुलेशंस हैं उनको कम फॉलो करना पड़ेगा एनबीएफसीज को एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक से वो पैसा क्यों ले जब आरबीआई की गाइडलाइन से बाउंड होते हैं कमर्शियल बैंक्स, एंड बहुत सारे यहाँ पर पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एनबीएफसीज के केस में आपको इजीली लोन मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी वजह से जो रेगुलेशन है वो भी कम हो रही है, ठीक है, एनबीएफसीज की वजह से। इसी वजह से जो झुकाव है वो कंपनीज का उधर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अब ये जो ड्राइव है, इट इज अ मूव अवे फ्रॉम बैंक डिपेंडेंसीज टुवर्ड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट इन्वेस्टमेंट। अब बैंक किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको प्रोवाइड करता है, सच एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड कमर्शियल पेपर्स। तो अभी तीनों चीजें क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो अब क्या होता है, जब आपको कोई भी व्यक्ति बोरोइंग देता है ना, आप किसी को पैसा देते हो अपना कंपनी के अंदर, तो अब फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी ऐसा डिबेंचर होता है, डिबेंचर भी एक तरह से इक्विटी का ही काउंटर पार्ट है, उसको ऑपोजिट आप एक तरह से मान सकते हो, ठीक है, जिसको हम एक काइंड ऑफ बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब बॉन्ड का हमने रिसेंट ये चीज को भी डिस्कस किया था कि जो डिबेंचर्स हैं इन दैट सिचुएशन, वो अब यील्ड जो है उनकी कम हो रही है, क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ती जा रही है ना। मार्केट प्राइस कम होगी तो यील्ड ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो इतने सालों के बाद वो कम हो जाएगा, ठीक है। वेराज जो अब कई बार ऐसा होता है कि जो अब आप कह सकते हो डिबेंचर्स के केस में कई बार वो कन्वर्टेबल होते हैं, कई बार नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म किसी कंपनी को पैसा दे रहे हो, है ना। तो वही पैसा जो है अगर कंपनी नहीं दे पाई, या जो कंपनी का आप एक तरह से कह सकते हो कि उसको डिबेंचर्स को आप शिफ्ट करके इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को का लोन अगर आप नहीं दे पाए, तो उसी डिबेंचर को आप क्या बोलोगे कि आप हमारे कंपनी की इतनी इक्विटी ले लो जिसकी मार्केट फिलहाल इतनी है, ठीक है, मार्केट वैल्यू फिलहाल इतनी है, तो आपका लोन का जो अमाउंट है वो हम चेंज कर सकते हैं। वेराज अगर जो की इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, उनको इक्विटी में शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इक्विटी के अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो एक तरह से जो व्यक्ति जो पैसा दे रहा है कंपनी को, वो टोटली क्या है, एक तरह से एक लेंडिंग ही प्रोवाइड कर रहा है टू द कंपनी, ठीक है। चाहे वो कमर्शियल बैंक अगर किसी भी कंपनी को पैसा दे रहा है, उसकी इक्विटी को यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो वो एक तरह से नॉर्मल लेंडिंग की तरह ही काम करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, अब एक्सटर्नली कोई भी कंपनी को पैसा जब चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, तो उस चीज के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हम उसको बोलते हैं कि खुद से हम नहीं कर रहे हैं, बट एक्सटर्नली हम क्या करना चाह रहे हैं कि इंडियन कंपनीज जो है, या कोई कंपनी जो कि अब कहीं इंडिया से पैसा नहीं अगर ले पा रही हैं, तो इंडियन कंपनी जो है थ्रू दीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बाहर की कंपनी से, बाहर की कंट्रीज की कंपनी से या इन्वेस्टमेंट ले सकती है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात हमारे पास कमर्शियल पेपर्स जो है जनरली सर्टन डेज या मंथ से लेकर एक साल तक के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जिसमें आपको जो पैसा है या रिस्क जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब वो वहां से भी बैंक्स जो है छोटे टाइम के लिए जो लोन्स हैं वो देकर भी पैसा कमाते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली इन दिस केस इज हाई,
ठीक है। तो मेच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलती है, जो व्यक्ति जिसने लोन लिया है उसको पैसा भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर देना पड़ता है, वो चीज भी यहाँ पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है they are expected to make up 64% of the total NBFC borrowings by financial year 2027, ठीक है। तो ऑल टुगेदर आप देखोगे कि जो डिबेंचर्स हैं, जो बैंक बेसिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था उससे हटके एनबीएफसी जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, सेम ही चाहे चीजें प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, वो चीजें एनबीएफसी जो प्रोवाइड कर रहा है दैट विल मेक अप 64% ऑफ द टोटल मार्केट, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर ये न्यूज ने बताई है कि बैंक से जो है इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो कंपनीज हैं, कंपनी ओनर्स हैं, वो अब शिफ्ट होकर एनबीएफसीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एनबीएफसीज जो है वो टोटली लोन को देते हैं, किसी तरीके से भी दे सकते हैं वो लोन को, बट अब सिंस स्क्रूटनी कम होती है एंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम होती है, तो आपको कम जो है, अगर आप सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हो, कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे आपको सिक्योरिटी नहीं भी देनी पड़ती, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो जो लोग हैं वो एनबीएफसी से पैसा लेते हैं। वेराज बैंक के अंदर डॉक्यूमेंटेशन ही इतनी ज़्यादा है, इतनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैंक से जो रुझान है, जो लोगों का, इन्वेस्टर्स का आइडिया है, वो कम हो गया है, ठीक है। सिंपल सी आपकी बात है। देन कैबिनेट अप्रूव 7280 करोड़ स्कीम फॉर द रेयर अर्थ मैग्नेट्स। अब रेयर अर्थ मैग्नेट्स में हम रिसेंट देखते हैं कि इतना ज्यादा वॉर शुरू हो गया, टैरिफ वॉर का रीजन ही यहाँ पर यही था चाइना और यूएसए के बीच में, कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स जिनका यूजेज जो है बहुत ज्यादा है, कहाँ से लेकर हमारी जो गाड़ियां बन रही हैं वहां से लेकर इवन की जो मिसाइल्स बन रही हैं वहां तक, है ना, एंड सोनली चाइना ने मार्केट या मोनोपोली लेकर रखी थी। तो अब क्या है, इंडिया ने क्या कहा कि प्रोडक्शन हम इंडिया में शिफ्ट कर सकते हैं, बट आइडिया यही है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो अब टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के पास है, एंड वन ऑफ दैट कंट्री वाज ऑस्ट्रेलिया आल्सो, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर आप देखो, या कनाडा के पास भी वो इवन की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब R&D जो है मेजर उसके ऊपर और ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस जो है उसको और ज्यादा तेज करने की भी जरूरत है। तो इंडिया क्या चाहता है, वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश किया जा सके, ताकि हम क्या है, जॉब को भी प्रोवाइड कर सके एंड खुद से ही सक्षम हो सके, एंड जो विजन है 2047 तक का इंडिया का जो डेवलपमेंट का, उसको फुलफिल किया जा सके। तो जो स्कीम है, इसका नाम क्या किया गया है, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटरेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, फाइनेंशियल आउटले 7280 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग फॉर द रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स इन इंडिया। तो इंडिया एंड कनाडा का ये जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि ट्रिमेंडस पोटेंशियल अगर चल जाता है होल्ड करता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 7 साल का ओवरऑल टोटल होगा, ये जो स्कीम होगी 7 ईयर्स की होगी, 7 में से 5 ईयर्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड बाकी 2 साल जो है इसका पायलट प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग के बेसिस पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सेटअप करना है, ये 2 साल के अंदर अंदर ही किया जाएगा। तो इंसेंटिव्स को भी यहाँ पे सरकार प्रोवाइड करने की बात कर रही है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है उसको अट्रैक्ट कर सके, बाहर से भी, एफडीआई के थ्रू भी या इंडियन कंपनीज के थ्रू भी, ठीक है। तो आइडिया है कि स्कीम जो है क्या करेगा, सपोर्ट करेगा क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जिसके अंदर कन्वर्जन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स टू मेटल्स, मेटल्स टू अलॉयज एंड अलॉयज टू फिनिश REPMs पॉसिबल हो सकती हैं। और टोटल फाइनेंशियल आउटले 7280 करोड़ कंप्राइज करेगा सेल्स लिंक इंसेंटिव ऑफ 6450 करोड़ एंड REPMs फॉर द 5 years एंड अ कैपिटल सब्सिडी ऑफ 750 करोड़ फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ 6000 MTPA मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ REPM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। इंसेंटिव के बेसिस पे कि कितना आप सेल कर पा रहे हो, एंड उसके बाद आपका जो एग्रीगेट आपको टोटल आइडिया दिया गया है कि कितने मीट्रिक टन्स पर एनम आपको डेवलप करना है, उस इंसेंटिव में भी आपको यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी इन केस आप उस एरिया को या उस पर्टिकुलर लिमिट को यहाँ पर कंप्लीट कर देते हो। तो प्लान यही है कि टोटल कैपेसिटी ऑफ 6000 मीट्रिक टन पर एनम 5 बेनिफिशरीज को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस टेंडर्स के थ्रू दिए जाएंगे। ईच बेनिफिशरी जो है अलॉट किया जाएगा, उनको अलॉट किया जाएगा 1200 MTPA कि आपको हर साल के अंदर 12 मीट्रिक टन ऑफ जो हमारे पास अलॉयज है जिनको हम बनाने की बात करें, रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं उनके जो बनाने के लिए प्रोसेसेस हैं उसे ले डाउन करना पड़ेगा। तो स्कीम की टोटल ड्यूरेशन 7 ईयर्स की है डेट ऑफ अवार्ड तक, एंड जिसमें 2 साल का जेस्टेशन पीरियड है सेटिंग अप ऑफ द इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एंड 5 साल का है इंसेंटिव डिस्बर्समेंट ऑफ द सेल ऑफ REPM, ठीक है। तो इसी वजह से इनिशिएटिव जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेगा, बट इंडिया जो है एक्सपोर्ट करने में यहाँ पर सक्षम रहेगा, एंड वैल्यू चेंज जो है वो ईवीज के केस में इंडिया के स्ट्रेंथन होंगे। देन गवर्नमेंट जस्टिफाइज मूव टू इम्पोज बैन ऑन ऑनलाइन मनी गेम्स। तो यहाँ पर मोटा मोटा समझा देती हूँ क्या है कि ऑनलाइन मनी गेम्स के अंदर
आपको पता है कि सट्टा लगता है, ठीक है। सट्टा लगना, अब कई बार आप देखोगे कि गैम्बलिंग का पर्सपेक्टिव जो जनरली हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट वाला जो मेजर काम है वो अब स्टेट से उस पर रूल्स बनाते हैं, जिसको लेकर मेजर मुद्दा भी उठा था, है ना, कि अब सरकार ने कैसे यहाँ पर जो बेटिंग वाला का कंसेप्ट है वो अब खुद से बना दिया, बट वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो इसी वजह से जो कोई भी ऐसी एक्सेप्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है कि लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कोई भी ऐसी चीज कॉन्करेंट लिस्ट में आती है या इवन की स्टेट लिस्ट में भी आती है, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल्स या लॉस को बना सकती है। तो अब सरकार से यही चीज पूछी गई कि आपने क्यों इसको परमानेंटली बैन किया। उन्होंने यही बोला कि बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट इज कि ऑनलाइन हमारे जो मनी गेम्स हैं, ये जो पहली चीज तो बेटिंग है, बेटिंग चलो ठीक है मान भी लेते हैं कि सही है, बट जो पैसा है यहाँ पर उसकी वजह से आप देखोगे कि जो साइबर क्राइम्स है वो बढ़ गए हैं, ठीक है, कि कोई भी पर्सोनिफिकेशन जो है किसी की जो आप आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करते हो वो चीजें भी हो रही हैं। यहाँ पर कोविड के बाद से लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने लग गई, वो चीज भी एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, पहली चीज तो आपकी एडिक्शन जो है वो बनती है, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं दे हैव टेकन अवे देयर लाइव्स, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, दे हैव नथिंग एल्स टू डू, एंड छोटे छोटे बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसरिप्रेजेंट की जाती है, आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि आपको अपनी यहाँ पर आईडी बनानी है, इस तरीके से होगा, साइबर क्राइम्स तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो ये अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं ना, इनको हम मनी म्यूल अकाउंट्स का नाम दिया गया, जिनको बैंक्स ने आइडेंटिफाई किया है। तो ये मनी म्यूल अकाउंट्स के थ्रू ही कई बार जो पैसा आपका हारा जाता है, जो व्यक्ति हार जाता है पैसा बेटिंग के अंदर ही, वो पैसा जो है अब टेररिज्म की फंडिंग के लिए यूज किया जाता है, इलिसिट कामों के लिए यूज किया जाता है, जिसका प्रॉपर यहाँ पर एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबमिट किया है। तो उन्होंने बोला इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, हमने ये जो गेमिंग है, ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग है, व्हेन इट कम्स टू बेटिंग ऑनलाइन, ठीक है, तो वो चीजों को हमने बंद किया है। सिंस अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट देता है कि पब्लिकली भी हमें सबका पब्लिक इंटरेस्ट सरकार को देखकर चलना है, तो हम उसी चीज को यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं। तो जो साइबर क्राइम है वो उसका रेट कम करने के लिए, टेररिज्म की फंडिंग है उसको कम करने के लिए हमने ये जो डिसीजन है वो लिया है। देन मोदी अर्जेस इंडियंस टू प्रायोरिटाइज देयर ड्यूटीज टू द नेशन। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन डे पे ही उन्होंने स्पीच दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, इवन की जो इंडिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, जिसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। कि राइट्स तो सभी को अपने पता होते हैं, बट ड्यूटीज जो है वो हर कोई भूल जाता है, जिसके ऊपर हमें फोकस ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए कि दे मस्ट प्रायोरिटाइज देयर ड्यूटीज टू द नेशन, अंडरस्कोर्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स डेमोक्रेसी थ्रू वोटिंग, एंड सजेस्टेड कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है दे मस्ट सेलिब्रेट दिस डे बाय रिकॉग्नाइजिंग द फर्स्ट टाइम वोटर्स दोज हु आर टर्निंग 18। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए यहाँ पर कि वोटिंग के अंदर आप और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो, कि अपनी विल जो है वो उसके बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला कि जो राइट्स जो हैं वो ड्यूटीज से आए हैं, एंड जो फुलफिलमेंट ऑफ द ड्यूटीज हैं वो टूवर्ड सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल यूनिटी की तरफ लेकर चलता है। कि कोई भी ड्यूटी अगर हम अपनी सही तरीके से फुलफिल करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, वही रीजन है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स पे एग्जिस्ट करे, एंड वही रीजन है कि ऑल टुगेदर सभी ड्यूटीज को सीरियसली लेना शुरू करें तो हमारी जो नेशनल ग्रोथ है वो और ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, इन एनी केस जापान का एग्जांपल यहाँ पर बेस्ट है कि क्यूमुलेटिवली उनका एक कल्चर इस तरीके से बनाया गया है, उनकी वो ड्यूटीज हैं वो उन्हें पता है, ठीक है, कि कैसे आप पब्लिक डोमेन में एक्ट करोगे, तो वो उनको ऑलरेडी वो सारे सिचुएशन पता होती है ना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यहाँ पर कंपेयर करके देखो, हमें पता है कि हमारी ड्यूटी है कि जब हमें पता है कि कोई एंटी नेशनलिस्ट स्लोगन यहाँ पर बोल रहा है हमारे सामने, ठीक है, बट हम उसके बारे में कोई ओपिनियन देने से डरते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो ड्यूटी है वो हमें पता होनी चाहिए, दूसरों से भी हमें एक्सरसाइज करवाने की कोशिश की जानी चाहिए वो ड्यूटीज को भी। क्यों? क्योंकि हमारे ऑल टुगेदर जो ग्रोथ है नेशन की वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे उन्होंने ये चीज बोली कि जो ड्यूटी है एक गाइड करती है बोथ इन पर्सनल एंड नेशनल डेवलपमेंट को। तो उन्होंने बोला 2015 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ऑफिशियली 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है घोषित किया था, एंड जो रोल है ऑफ द सिटीजन वो कॉमन सिटीजन का है टू राइज टू पोजिशंस ऑफ इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। के हर एक सिटीजन को अगर अपनी ड्यूटी पता होगी तो वो दूसरे व्यक्ति को भी बेटर तरीके से गाइड कर पाएगा। तो उन्होंने बोला कि डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस जो है वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। तो उन्होंने खुद से ये बोला कि सिंस जब से वो एमपी बने हैं तब से लेकर अभी तक भी, या इवन कि जब वो सीएम भी थे, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रिविलेजेस उनको प्रोवाइड की हैं, ठीक है, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड जो भी पावर है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने पर्सन लाइक मी कमिंग फ्रॉम अ हम्बल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज
disadvantaged background and family to serve as the head of the government continuously for over 24 years. Head of the government 24 years in total, एज इन कि वो CM वाला अपना टाइम भी गुजरात वाले इसमें इंक्लूड करके बता रहे थे कि लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई कि कोई भी सिंपल हम्बल बैकग्राउंड जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जब वो पहले बिलोंग करते थे कि वो अब हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर बन चुके हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वो चीज़ हुई है कि जब 2014 के अंदर व्हेन ही केम टू द पार्लियामेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उन्होंने यहाँ पर ग्रेटेस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के जो अब आप कह सकते हो एंटर करने से पहले स्टेयर्स में, जैसे हिंदुइज्म के अंदर पैर छूते हैं स्टेयर्स के भी पहले स्टेप में, तो उन्होंने वही चीज़ को यहाँ पर फुलफिल किया था। तो ऑल टुगेदर उन्होंने यही बोला कि जो अब कॉन्स्टिट्यूशन डे का है स्पेशली मीनिंगफुल है। मिस्टर मोदी नोटेड कि इट अलाइंड विद द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल and Bhagwan Birsa Munda and 150th anniversary of Vande Mataram and 350th Martyrdom Day anniversary of Guru Tegh Bahadur जी। तो इस साल का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू रखता है। ठीक है कि अब जो मेंटल प्लेस ऑफ ड्यूटीज इन नेशनल लाइफ हमेशा व्यक्तियों को रखनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया को रखनी चाहिए, जो कि एक प्रिंसिपल है एनश्राइंड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर हमारी ड्यूटी दी गई है उससे पहले हमें एक लाइन भी बताई गई है कि एवरी सिटीजन मस्ट अबाइड बाय दीज ड्यूटीज। ठीक है, अब ये चीज़ को भी फुलफिल किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट न्यूज आपकी क्या कहती है कि आर्बिट्ररी एक्शंस टेकन बाय चाइना अनहेल्पफुल इन इंप्रूविंग पब्लिक सेंट्रिक टाइज। तो यहाँ पर ना मुद्दा वापस से खड़ा हो गया अरुणाचल प्रदेश को लेकर। तो अब एक व्यक्ति हैं, एक लेडी हैं जिनको अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, चाइना में उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसके पीछे का रीजन जब इंडियन गवर्नमेंट ने पूछा कि उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया, तो रीजन उन्होंने यही दिया कि एक्चुअली में कि जो आर्बिट्ररी आप हमारे एक्शन को बोल रहे हो, चाइना ने ये चीज़ बोला कि जो आर्बिट्ररीनेस है चाइना की गवर्नमेंट ने ये चीज़ को सिरे से नकारा है। उन्होंने ये बोला है कि अब जो व्यक्ति हैं, वो जो औरत थी, उनको जब बोला गया कि आप इंडियन पासपोर्ट यहाँ पर दिखाइए हमें अगर आप चाइना में एंटर करना चाहते हैं, चाइना से लीव करना चाहते हैं टुवर्ड्स इंडिया, तो उन्होंने इन रिटर्न ये चीज़ बोली कि उनका पासपोर्ट जो है वैलिड नहीं है। इंडियन पासपोर्ट होते हुए भी उन्होंने बोला कि वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन जो है वो इंडिया के अंदर बिलोंग नहीं करता, दैट बिलोंग्स टू चाइना। तो अब क्या हुआ कि जो फ्लाइट है वापस से कितने सालों बाद रिज्यूम हुई थी, सिंस डिप्लोमेटिक टाइज जो है चाइना के साथ इंडिया के खुल गए थे, एंड इंडिया के जो आप कह सकते हो कि फ्लाइट्स वापस से चाइना की तरफ रिज्यूम यहाँ पर हुई थी अभी रिसेंटली, पिछले महीने की बात है ना। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद भी आप देखोगे कि ये अरेस्ट जो है दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, एंड जो चाइनीज़ हैं दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप द मुद्दा और इशू ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि ये जो ऐसी सिचुएशन अगर बार बार होती रहेंगी अगर आगे, तो ये आर्बिट्रेरीनेस अगर चाइना की है तो वापस से जो रिलेशन है वो खराब होने के चांसेस हैं, है ना। तो दैट इज अनहेल्पफुलनेस कि हम पीपल सेंट्रिक टाइज जो है उसको इंप्रूव नहीं कर सकते, जिसके ऊपर आइडियली प्लान किया गया था इंडिया एंड चाइना के बीच में जब से डिप्लोमेटिक टाइज जो है वापस से रिज्यूम हुए हैं। देन पैसिव यूथनेशिया, सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स अ मेडिकल बोर्ड फॉर 31-year-old मैन। सो अब हमारे पास यही केस आया 31-year-old मैन, जो कि अब 10 सालों से अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा बीमार है। उनकी अगर जो प्रॉब्लम है अगर आप देखोगे 100% डिसेबिलिटी है, दैट इज क्वाड्रीप्लाजिया। ठीक है, एंड वेजिटेटिव स्टेट में यानी कि कोमा के स्टेट के अंदर 10 साल से ज़्यादा वो हैं, और उनकी जो हेल्थ कंडीशन है फ्रॉम बैड टू वर्स होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो उन्हीं के ही फादर ने यहाँ पर ये जो याचिका है, पिटिशन है, दायर की थी। उसके बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अब बेंच जो है अकॉर्डिंगली उन्होंने मेडिकल बोर्ड को फॉर्म किया एंड बोला कि विदिन 2 वीक्स उनको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर डिसीजन देना है कि पैसिव यूथनेशिया दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। तो मेजर आइडिया क्या होता है पैसिव यूथनेशिया का, एक्टिव यूथनेशिया का। पैसिव यूथनेशिया में अब क्या होता है कि जो व्यक्ति अब जैसे कोमा में है, ये जो सिचुएशन है पूरे केस है, तो अब पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि जो किसी भी व्यक्ति की दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, या कोई भी वेंटिलेटर के ऊपर है, उसे रिमूव किया जाता है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट उसे दिया जा रहा था उन पर्टिकुलर व्यक्ति को, उसे रिमूव किया जाता है ताकि जो व्यक्ति है वो खुद से ही मेडिकल यहाँ पर एड ना मिलने की वजह से वो चल बसें। ठीक है, वेरएस अगर हम एक्टिव यूथनेशिया की बात करते हैं तो इन दैट सिचुएशन आपको पर्टिकुलरली इंजेक्ट किया जाता है विद दोज एंजाइम्स और विद दैट काइंड ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स, ताकि आपकी जो खुद की जो लाइफ है यू कैन टेक इट अवे। ठीक है, तो उसके पीछे का कोई रीज़न यहाँ पर नहीं होना चाहिए एक्टिव यूथनेशिया के लिए। कोई भी व्यक्ति उसके लिए फाइल कर सकता है पिटिशन। ठीक है, बट वो इंडिया के केस में यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया दे अलाउड इट।
ठीक है, दे अलाउ इट कि इफ समवन वांट्स टू टेक अवे देयर लाइफ एंड दे हैव जस्टिफाइड रीजन फॉर दैट, तो वो अलाउ कर देते हैं एक्टिव यूथनेशिया का। एंड पैसिव यूथनेशिया ऑन द अदर हैंड ये प्रोवाइड करता है कि राइट टू लाइफ, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें राइट टू लाइफ हमारा खुद का राइट है, तो जुडिशरी ने ये चीज स्टेट की थी अर्लियर ऑल्सो जब पैसिव यूथनेशिया को यहाँ पे मान्यता दी थी एंड एक्टिव यूथनेशिया को मना कर दिया गया था, सिरे से नकार दिया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की ही बात करता है, तो कोई भी ऐसा थर्ड व्यक्ति किसी और की लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता है, चाहे वो उसका पेरेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, कि अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो जाती कि किसी और की लाइफ लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तभी अगर आप देखोगे कि इवन सिचुएशंस लाइक पैसिव यूथनेशिया, उसके लिए भी एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया, इवन किसी को एग्जीक्यूट भी किया जाना है जिसको डेथ सेंटेंस मिलता है, तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर ही डेथ सेंटेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी की लाइफ लेना बहुत बड़ी बात यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है इंडिया का। ठीक है, कि किसी की लाइफ लेने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी सेकेंड व्यक्ति को नहीं है, बट हाँ अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट या इन द वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन रिक्वायर्ड है तो या तो पैसिव यूथनेशिया एंड इवन की जो सिचुएशंस लाइक डेथ सेंटेंस या डेथ पेनल्टी दी जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा ये आपका कॉन्सेप्ट है। देन लास्ट है कि कैन अ फॉरेनर बी अलाउड टू यूज आधार टू एंटर पोल रोल्स आज सुप्रीम कोर्ट। तब पता क्या हुआ यहाँ पर सिचुएशन में, ये पूरी वार्तालाप है एक तरह से कॉन्वर्सेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। तो उसके अंदर अब क्या सिचुएशन है कि वापस से पिटिशन जारी की गई कि 12th डॉक्यूमेंट की तरह आधार को सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि अलाउ किया जाना चाहिए कि जो कि इंटेंसिव रिवीजन के अंदर बिहार की इंक्लूड किया जाए, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि अब आप मेरे को खुद बताओ कि जब पिटिशन फाइल हुई थी इन दैट काउंटर ये डिसीजन के, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इंडिया में इलीगली एंटर हुआ है, सपोज जो रिक्शा पुलर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दूसरी कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो इंडिया में आके एंटर हो जाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। अब उनको अगर आधार कार्ड, इफ दे हैव मैनेज टू सिक्योर एन आधार कार्ड, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वैसे बहुत सारे केसेस बहुत जनरली देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकली इन द बॉर्डर स्टेट्स, तो उन लोगों को अगर आपने यहाँ पर आधार कार्ड दे दिया है, वेलफेयर स्कीम्स का तो चलो वो ले ही रहे हैं इलीगली यहाँ पर एक्सेस, तो वो तो चलो प्रोवाइड हो ही रहा है, बट अगर इंटेंसिव रिवीजन के अंदर आप देखोगे कि अगर आपने आधार कार्ड को इंक्लूड कर दिया है तो दैट मीन्स दे हैव गॉट द राइट टू वोट। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स कि आप एक तो वेलफेयर स्कीम्स तो ले रहे हो, चलो वो बात अलग है, ठीक है, बट उसके अलावा अगर आप देखो राइट टू वोट क्या उन लोगों को, व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो तो सिटीजन ऑफ इंडिया है ही नहीं। तो अगर आपने आधार को इसमें इंक्लूड कर दिया है तो आप कैसे मैनेज करोगे यहाँ पर? तो टू दैट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही बात बोली गई यहाँ पर कि आधार जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट के बेसिस पे स्टैट्यूटरी एक्ट के अंडर, आधार एक्ट के अंडर उसको बनाया गया है। तो आधार जो है ऑन दी फेस ऑफ इट अगर हम देखें वो किसी तरीके से गलत नहीं हो सकता। एंड अगर आधार को मिसयूज किया जा रहा है या आधार को बनाया जा रहा है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो कि उन व्यक्तियों के लिए जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तो वो तो अब सरकार को देखना चाहिए ना कि प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही आधार कार्ड बनता है। अगर वेरिफिकेशन हो रही है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर इंडिया में रिजाइड कर रहा है, अब आप कोई भी फॉरेनर को यहाँ पर आधार थोड़ा ना प्रोवाइड करते हो, जो भी इंडिया के अंदर रह रहे हैं, काफी टाइम से रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर प्रूफ्स हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वह तभी तो आधार बनता है। ठीक है, कि आधार को अगर हमने इंक्लूड किया दैट इज नॉट द करेक्ट, दैट इज नॉट द रॉन्ग डिसीजन। एंड आधार अगर गलत तरीके से बन रहा है उसको रोकना इज द करेक्ट प्रोसेस जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। कि आधार जो है एज अ 12th डॉक्यूमेंट किसी रीजनिंग की वजह से इंक्लूड किया गया है क्योंकि प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेसेस जो है होने चाहिए। और उन्होंने बोला कि जो बूथ ऑफिसर्स हैं जो कि इंटेंसिव रिवीजन को भी यहाँ पर कैरी आउट करते हैं कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड एज अ होल इलेक्शन कमीशन जिनके पास इंटेंसिव रिवीजन को कैरी आउट करने का राइट है वो कर सकते हैं, बट इंटेंसिव रिवीजन को जब आप कैरी आउट करते हो तो प्रॉपर फैक्ट्स को, चीजों को चेक करना जो है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने उनको बोला, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यही प्रोसेसेस के बेसिस पे उन्होंने बोला कि अभी फाइनली क्या डिसीजन लिया जाएगा इस पे नहीं या क्या नहीं लिया जाएगा वो डिसाइड होना अभी बाकी है। बट यही अभी जो जद्दोजहद है या जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो गई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको आधार कार्ड यहाँ पर मिल गए हैं, चाहे वो बॉर्डरिंग स्टेट्स के अंदर ही है जहाँ पर ये मुद्दा ज्यादातर देखने को मिलता है। बट ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखोगे तो उन्होंने ये चीज को यहाँ पर बोला है, दर्शाया है कि जो इशू है ये आधार को लेकर, इसको ऑन द फेस ऑफ इट एट द बैक एंड चेक करना जरूरी है कि किन किन लोगों को जो कि अभी इलीगल तरीके से एंटर भी हुए हैं और उनको आधार भी मिल गया है उनको यहाँ से निकाला जा सके। एंड जो इंटेंसिव रिवीजन है ये एक ऐसा ही एक्ट है जहां पे आप सिटीजनशिप को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला।
ठीक है। तो आपकी ये न्यूज़ सारी की सारी यही कहती है। आई होप आपको कोई इशू यहाँ पर नहीं आया होगा। तो जीएस के एंड इवन ऑप्शनल्स के 2026 एंड 2027 के बैचेस आर नाउ अवेलेबल। तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके इन बैचेस को चेकआउट भी कर सकते हो, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमें कॉल भी कर सकते हो, या sleepy.classes@gmail.com पे भी आप हमें ईमेल कर सकते हो अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो। तो यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच जो है फॉर 2026 उसको भी यहाँ पर लाइव कर दिया गया है, जहाँ पे आपको लेक्चर्स का एक्सेस डायरेक्टली मिल जाएगा। सेम टोल फ्री नंबर है, सेम वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी जाकर आप चेक कर सकते हो, इसलिए सेम ईमेल आईडी पे भी अगर आप विजिट करोगे या वहाँ पे मेल करोगे तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो अगर आपकी इंटरेस्ट है आपको बेस्ट जो प्राइस है वो दे दिया जाएगा। वैसे अभी करंट प्राइस 19,999 एंड कोई भी एक्टिव कूपन कोड अगर आप लगाते हैं अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बट अगर आप इस वीडियो के थ्रू आए हैं एंड आपको 15% डायरेक्टली डिस्काउंट दे दिया जाएगा अगर आप कोड न्यूज़ को यूज़ करते हो तो, ठीक है, वेबसाइट पे या इवन कॉल करके भी या इवन की ईमेल के थ्रू। सो आई होप आपको न्यूज़ समझ में आई होगी। एंड कोई भी डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता सकते हैं, जहाँ पर आपके डाउट्स को लिया जाएगा सिग्निफिकेंटली, जितना भी आपको इशू है, नॉट ओनली फ्रॉम दीज न्यूज़, कोई और न्यूज़ से भी रैंडमली अगर आपको डाउट कभी आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको लेती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम रेजोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपका इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन केस इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट टेलीग्राम ग्रुप। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।